अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांगों को लेकर एक आंदोलन हुआ है और इससे कामकाज पूरी तरह यहाँ ठप भी रहा है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर लद्दाख की प्राथमिक मांगें क्या हैं, क्या चाहता है लद्दाख, और वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किए जाने के क्या कारण है, और भारत में राज्यों के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और छठी अनुसूची क्या होती है उसे भी हम लोग देख लेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक बार आप लोग पहले भारत के मैप को देख लीजिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये आप लोगों को लद्दाख देखने को मिलेगा। 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था लद्दाख, ये आप लोग जानते हैं। इसकी राजधानी की बात करें अगर हम लोग तो लेह देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगी? लेह। और 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखते हैं कि चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो लद्दाख की प्राथमिक मांगे क्या है? तो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने और राज्य को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू तथा कश्मीर का पूर्ववर्ती हिस्सा लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ऐसे में क्षेत्र में नए प्रशासनिक दर्जे को लेकर काफी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तब से लद्दाख अपनी सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकीय पहचान की अधिक स्वायत्तता और सुरक्षा की मांग कर रहा है। और इसकी प्राथमिक मांगे क्या है? आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दो सामाजिक राजनीतिक संगठनों की मांग है कि अनुच्छेद 370 और 35 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और उनकी प्राथमिक मांगों में निम्नलिखित शामिल है। सबसे पहले है उनकी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्तियों के संदर्भ में लद्दाख को उनके वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के स्थान पर एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग की जा रही है। छठवीं अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय स्वदेशी आबादी के सांस्कृतिक, भाषाई और भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए छठवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की मांग भी की जा रही लद्दाख के द्वारा। नौकरियों में आरक्षण की बात भी हो रही है। ये कह रहे हैं कि लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में आरक्षण का समावेश, आर्थिक संसाधनों एवं अवसरों के तक समान पहुंच सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पृथक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण, तो प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट जनसांख्यिकी और भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने वाले लेह व कारगिल के लिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है इसमें। और गृह मंत्रालय ने लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 35 से वर्तमान में अप्रभावी हो चुका है। जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने तथा उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है, जो सामान्य तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध एक तरह से नहीं है। क्या है? उपलब्ध नहीं है। और वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किए जाने के क्या कारण है, ये भी देख लीजिए। सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय भिन्नताएं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित होने से पूर्व लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। लद्दाख में बौद्ध धर्म की बहुलता पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी से काफी भिन्न है। यह अंतर अक्सर संसाधन आवंटन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर चिंताएं उत्पन्न करता है। सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण, तो लद्दाख की सीमा पाकिस्तान और चीन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से लगती है। ऐसे में रणनीतिक महत्व इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कारक है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किए जाने से इसे सुरक्षा मामलों में केंद्र सरकार से अधिक प्रत्यक्ष और सुव्यवस्थित प्रशासन व मदद मिली है। विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, तो भारत सरकार ने संभवतः लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और इस क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण सर्वोचित तरीका माना था। और आप देखते हैं कि भारत में राज्यों के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को अगर आप लोग पढ़ें तो संसद को राज्य के गठन, परिवर्तन अथवा विघटन के संबंध में विभिन्न कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इन कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं। नए राज्यों का गठन,
तो संसद मौजूदा राज्य से क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा किसी क्षेत्र को मौजूदा राज्य के एक हिस्से के साथ जोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। राज्य क्षेत्र का विस्तार अथवा संकुचन, संसद के पास किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने अथवा उसे कम करने की शक्ति है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, तो संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संसद यानी कि लोकसभा उसमें शामिल रहता है। आप देखते हैं कि राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है आपकी संसद, तो उसी की बात हो रही है। राज्य का नाम परिवर्तन, तो संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 3 के तहत शर्तें क्या हैं? तो इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रस्ताव के साथ एक विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाना आवश्यक है। और विधेयक की सिफारिश करने से पूर्व राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसे संबद्ध राज्य विधानमंडल के पास प्रेषित करे, यानी कि भेजे। अतिरिक्त विमर्श की बात करें तो नए राज्य के निर्माण की संसद की शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के एक हिस्से को दूसरे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के साथ मिलाकर एक नए राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण करने की शक्ति भी शामिल है। संसद राज्य विधायिका के विचारों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और समयबद्ध तरीके से प्राप्त होने पर भी उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संबंधित विधायिका के समक्ष किसी भी प्रकार का कारण अथवा संदर्भ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। संसद कोई भी उचित कार्यवाही कर सकती है और अतः भारत राज्यों का एक संघ है जिसे विघटित एवं पुनर्विघटित किया जा सकता है। और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं ना, उनका आप देखते हैं कि वहाँ उपराज्यपाल होता है और उपराज्यपाल आप देखते हैं एक तरह से वहाँ आप देखते हैं कि कर्ता धर्ता होता है एक तरह से वहाँ का। ठीक है, छठी अनुसूची क्या है तो इसे देख लीजिए। छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 242(2) के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जनजातीय भूमि और संसाधनों की सुरक्षा करना तथा इनका गैर जनजातीय संस्थाओं को हस्तांतरण को रोकना है। और यह जनजातीय समुदायों को शोषण से भी सुरक्षा प्रदान करता है या उनकी सांस्कृतिक व सामाजिक अस्मिता को बरकरार रखने में तथा उनको प्रोत्साहन सुनिश्चित करता है एक तरह से। छठी अनुसूची। स्वायत्त जिले और क्षेत्र, तो इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन स्वायत्त जिलों के रूप में किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां एक स्वायत्त जिले में विभिन्न अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, राज्यपाल इन जिलों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। राज्यपाल के पास स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करने, पुनर्गठित करने और सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। जिला और क्षेत्रीय परिषद, तो इसके तहत प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए अधिकतम 3 सदस्यों वाले एक जिला परिषद का गठन किया जाना आवश्यक है। इनमें से राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है, जबकि शेष का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। और इसी प्रकार आप देखते हैं, इसी प्रकार स्वायत्त क्षेत्र के रूप में नामित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। तो यही है लद्दाख की कहानी। और इतना पॉइंट, इतनी जानकारी जरूर अपने पास रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो जरूर आप लोग उसका जवाब दे पाएंगे।